हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब आपको पता ही है कि हम वेक्टर अलजेब्रा मगर चैप्टर नंबर जो 10th है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक पार्ट किया था। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी थी बट उसमें मैंने सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। देखो, एक तो तरीका ये था कि उसको मैं वीडियो को दो पार्ट्स में बना दूं, बट मुझे लगा कि एक ही वीडियो में जब हम एक बार बैठे हैं उसको करने तो उसको कंप्लीट करके ही उठेंगे। और मैंने उसको इस तरह से करवाया था कि अगर कोई स्टूडेंट नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी है, कि अगर उसने, क्योंकि आपको पता है वेक्टर अलजेब्रा जो मेनली होता है ये फिजिक्स का पार्ट होता है, तो साइंस के स्टूडेंट्स इस चैप्टर को जानते हैं बट नॉन साइंस स्टूडेंट्स नहीं जानते, तो वो भी ईजिली कर पाएँ इस तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें हमने मेनली सबसे पहले वेक्टर एडिशन सीखा था। दो लॉ थे, मैंने बताया था कि ये लॉ हमने समझ लिए ताकि हम कंसेप्ट को समझ पाएँ, बट एक्चुअल में इसकी एडिशन बहुत ईजी है। आज की वीडियो मतलब कि ये आज की जो वीडियो ना ये हमारी प्रैक्टिकल वीडियो होगी, क्योंकि अब क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ईजी लगने वाले हैं आपको। जो हमने टफ पार्ट था वो निकाल लिया ऑलमोस्ट इसका। अब यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, जो डायरेक्शन बताता है कि यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। 10.1 में ये बताया था कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो ये है। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसमें मेरे काफ़ी एफर्ट्स लगे थे। अब उसके बाद ये देखो, ये वाला अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना तो कैसे करेंगे, इसमें ये वाला ये इसमें ऐड होगा, के वाला के में ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं, सेम वे से वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको काम आने वाला है। मैंने सबकी आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी दी है और ये भी बताने की कोशिश की कि उनको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। देखो, बेसिक्स वाली वीडियो में हमने काफ़ी टाइम लगाया, अब आप खुद देखना क्वेश्चन एक एक दो दो लाइन्स में कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारे लिए। देखो, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, ए बी का वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ए बी वेक्टर को x2 पीछे से स्टार्ट करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सेम मैंने दूसरी एग्जांपल ली है। अब ये बी ए वेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो उल्टा, ठीक है। सेम वे से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब उसके बाद हमने किया था सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली, स्पेशल केस, मिड पॉइंट वाला और एक्सटर्नली। ये सब कुछ हमने बेसिक्स वाली वीडियो में किया था। अगर आपको देखो, अगर आपने ये वीडियो देख रखी है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको यही कहूँगा इस वीडियो से पहले एक बार वो देख लेना। उस पर एक बार 1 घंटा इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट बोल रहा हूँ, अगर आप उस पर 1 घंटा अपना इन्वेस्ट करोगे, बाद में आप उसका मतलब कि जो बोलते हैं ना आउटपुट, या उसका वो देखना, रेवेन्यू देखना कि आपको कितना मिलेगा, कि आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा एग्जाम्पल्स में भी, एक्सरसाइज में भी, और हमारे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर 11th में भी जो है 3D ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, और इतनी ईजी है शायद मुझे करवाने की भी जरूरत नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट वैक्टर्स ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपको पता है कंपोनेंट फॉर्म है, एंड बी इज इक्वल टू 2y प्लस 2j प्लस के आर इक्वल। अब कुछ बुक्स में ना, जैसे मेरी बुक में यहाँ पर पहले y लिखा गया था, बट बाद में मुझे आंसर देख के पता लगा कि वो वहाँ पर मिस प्रिंट है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। 2y प्लस 2j प्लस की। अब ये इतना इजी है। अब आप में से बच्चे सोच रहे हो कि सर ये क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी में क्यों है। देखो, अभी आप नए हो वेक्टर अलजेब्रा में, और वो चाहते हैं कि जो आपने बेसिक सीखा है 10.2 में उसको आप क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मतलब ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, चाहे ये इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि अगर आप इन चीज़ों को सीख लोगे, फिर आप जब नेक्स्ट हम बड़े बड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इसके कुछ टफ क्वेश्चंस भी होंगे इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के, तो वो ईजिली कर पाएँ, इसलिए आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब आपको पता है इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि आई के इक्वल जे के इक्वल के इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। अब यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा गया है इफ़ एंड ओनली इफ़।
इफ़, ये क्यों लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ तभी मतलब कि वो इक्वल हैं इफ़, ये लाइन लिख लिया करो, आपको याद रहेगा हमेशा, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, if and only if corresponding components are equal। ठीक है, तो अगर देखो ए वेक्टर को लिखते हैं एक्स आई वाई जे जेड के, बी वेक्टर कितना है 2i प्लस 2j प्लस के, तो विच एम्प्लाइज एक्स कितना होगा 2, वाई कितना होगा 2, जेड कितना होगा 1। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओ इसमें मुश्किल क्या है। अब ये इजी इसलिए है, अब ये इजी इसलिए है क्योंकि हमने बेसिक अच्छे से पढ़ा था। मान लो अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं कि इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे। अभी देखो, अब मुझे भी पता है इसका डायरेक्ट आंसर है x2 है, आप अगर आपको MCQ में आएगा आप डायरेक्टली बता दोगे, बट ये आपके नोट्स के लिए है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 5th की बात करते हैं। लेट a इज इक्वल टू आई प्लस 2j एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2y प्लस j इज, यहाँ दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड, आपको पता है इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, आर दी वेक्टर्स a एंड b आर इक्वल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये जानबूझ के पूछा गया है क्योंकि ना कुछ बच्चे कंसेप्ट जब वो जल्दी अच्छे से नहीं पढ़ते। अब मान लो मैं आपके सामने दो वेक्टर लिख दूँ 2i प्लस 3j और b लिख दूँ 3i प्लस 2j, अब पूछते हैं कि क्या ये इक्वल है। वैसे आपको पता है कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 2 और 3 सेम है तो ये इक्वल है, ये गलत है। कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट शुड बी इक्वल, 2 इज इक्वल टू 3 नहीं है, 3 इज इक्वल टू 2 नहीं है। तो इस तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनसीईआरटी में जितनी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन होते हैं वो किसी पर्पस के लिए होते हैं ताकि आपके हर एक डाउट को वो क्लियर कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर वही डाउट क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले वो उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो लिखते हैं लेट ए वेक्टर कितना है आई प्लस 2j एंड बी वेक्टर कितना है 2i प्लस j। ठीक है, अब दो वेक्टर्स दिए गए हैं। अब नाउ ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड आपको याद होगा, हमने मैग्नीट्यूड करना सीखा था वैसे, मैं आपको दिखा ही देता हूँ एक बार। ये देखो, अब ये कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे जेड के कंपोनेंट फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कॉफिशिएंट कितना है 1, जे का कॉफिशिएंट कितना है 2, अब के है ही नहीं है तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ए मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √5, इसको आप नंबर 1 दे दो। अगेन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अब यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट कितना है 2, जे का कॉफिशिएंट कितना है 1, इसका अंडर रूट, तो 4 + 1 कितना आया √5, कितना आया √5। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया कि क्या ये इक्वल है, यस दे आर इक्वल। अब मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, देखो यहीं पर आपका बेसिक काम आता है। आपको पता है इक्वल वेक्टर वैसे किसको बोलते हैं, आपको पता है इक्वल वेक्टर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इक्वल वेक्टर्स जो थे ये सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन का कुछ अता पता नहीं है। अब डायरेक्शन तो नहीं निकालेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हमने सीख लिया इक्वल वेक्टर्स वगैरह निकालना। अब आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ऐसा करते हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, हमारी जगह थोड़ी सी कम है। सो अब देखो ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर है, तो वही बात मैंने बताई। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, 1 2 के इक्वल नहीं है, 2 1 के इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, दैट इज
ए नॉट इक्वल टू बी, बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। दो क्वेश्चन पूछे थे, दोनों का मैंने आंसर कर दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 6 की बात करते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के। अब देखो यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो आपको पता है। कोई वेक्टर है मान लो ए, इसकी डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर, मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 2 3 4 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, तो ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, मतलब ऐसा कोई भी यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में हो सकता है। बट देखो ये तो मैंने आपको करके विजुअलाइज करके दिखा दिया, मुझे क्या पता कि इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं यूनिट वेक्टर की कैसे निकालूंगा। और आपको मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, आपको पता है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 यूनिट। अब ये सफिशिएंट नहीं है, आपको पता है 10.1 में हमने यही सीखा था कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मतलब कि मैग्नीट्यूड कितना हो 1। अब मैं कैसे निकालूंगा, अब निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके पीछे की कहानी मैं आपको 10.2 में बता चुका हूँ, ठीक है। अब फिर वही बात है, अगर मैं चाहता तो मैं आपको कहता कि ये फॉर्मूला याद कर लो और क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन वैसे भी फॉर्मूले से ही होगा। बट अब आपको कहानी पता है तो आप इसमें मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये क्वेश्चन करोगे, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ the unit vector in the direction of a vector is given by a vector upon a vector का मैग्नीट्यूड। अगर हम ये निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम सबसे पहले वेक्टर को लिखते हैं, लेट ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस के। बस एक बार लैंग्वेज सीखनी मुश्किल होती है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अब मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको पता आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर करते चलो, ए मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया √14, ठीक है। तो नाउ ए कैप, इसको एक कैप बोलते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला कितना है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप कितना आएगा 2i प्लस 3j प्लस के डिवाइड बाई √14। आप यहाँ पर अपना आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से बिल्कुल मैच करना है तो आप इसको ऐसे लिख लेना, 2/√14 आई कैप, 3/√14 जे कैप, 1/√14 के कैप। तो ये आपका यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो देख लो कितना इजीली सॉल्व कर लिया, जस्ट फॉर्मूला लगाया और हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 7 की बात करते हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर i माइनस 2j दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट, दोनों एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। यहाँ पर यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, अगर मैं आपको बताऊँ मोटा मोटा सा, यहाँ पर हमें सिर्फ वेक्टर फाइंड करना है। तो दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो पहले मैं वो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, मुझे वैसे इसकी डायरेक्शन पता नहीं है, मैंने वैसे ही आपको दिखाने के लिए बना दिया। अब मुझे एक वेक्टर और कोई वेक्टर फाइंड करना है। पहले मुझे क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये कोई ए वेक्टर है, तो मुझे क्या करना है, मान लो ये वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस के, मुझे इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ये वाला वेक्टर निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे एक और वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन ए के जैसी ही है। मान लो ये कोई वेक्टर है बी, अब उसकी डायरेक्शन भी जैसे ए यहाँ पर जा रहा है तो बी भी इधर कोई जा रहा है, तो डायरेक्शन सेम है। इसका मुझे मैग्नीट्यूड पता है कितना है, 7 यूनिट्स। तो बेसिकली पंगा कहाँ पर है, अगर मुझे डायरेक्शन मिल जाए ना बी की, तो मेरा वेक्टर मुझे मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको ये बताया था लास्ट एक्सरसाइज में
कि वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये भी बताया था कि वेक्टर को लिखने का ढंग क्या होता है कि स्केलर को, मतलब अगर मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मुझे मैग्नीट्यूड तो पता है 7 है, इसकी डायरेक्शन नहीं पता, और ये पता है कि इसकी डायरेक्शन ए के जैसी है, और ए की डायरेक्शन मुझे निकालनी आती है। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में यही किया, ए की डायरेक्शन ही निकाली है ना, ये डायरेक्शन है ए की, तो अगर मैं ए की डायरेक्शन निकाल लूँ और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। देखो हर क्वेश्चन को समझा करो, ऐसे तो क्रैम करने को जो मर्जी करी चलो कि इसकी डायरेक्शन, आपको किसने सिखा दिया कि इसकी डायरेक्शन निकाल दो इस फॉर्मूले से, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको सभी रीज़न पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, लेट बी बी एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, whose मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट्स। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि बी कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 यूनिट्स, ये मैंने लिख दिया। अब ये जस्ट आपके नोट्स के लिए, ये जस्ट एग्जाम में हमें नहीं लिखना, जस्ट आपके नोट्स के लिए, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। नाउ वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी। अगर मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि वेक्टर दो चीज़ों से बनता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें पता है, डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। किसकी कैसे मिलेगी, यहाँ पर आप ऐसा करो, यहाँ पर आप लिख दो डायरेक्शन ऑफ ए, तो यहाँ मैं लिख दिया डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको पता है यूनिट वेक्टर इन दी direction of a vector is given by a vector डिवाइड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नाउ अब आपको a वेक्टर पता है कितना है आपका i माइनस 2j, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ईजी है। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k है ही नहीं है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √5, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ए कैप कितना आ गया, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, तो i माइनस 2j डिवाइड बाय √5। तो इसको अगर आपको ढंग से लिखना हो तो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, 1/√5 i कैप, 2/√5 j कैप। तो ये क्या है, इसको मैं लिख देता हूं यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, या आप ये भी बोल सकते हो इसको डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब आपको पता है नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर, अब आपको पता है रिक्वायर्ड वेक्टर बी कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड हमें पता 7 है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कितनी है आपके सामने ही है, 1/√5 i कैप, 2/√5 j कैप। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 7/√5 i कैप, 7 2 14/√5 j कैप। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन करवाना होता तो मैं 1 मिनट में करवा सकता हूँ कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है, वो कितना है इतना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बट मैंने आपके नोट्स के लिए और आपकी समझ के लिए सब कुछ समझाया कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। अब वेक्टर दो चीज़ों से बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दिया हुआ था 7, डायरेक्शन ए की दी हुई है, तो मैंने तभी ए की डायरेक्शन निकाली यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली, उसको उससे मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो आ गया। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे ना, देखो कभी भी ये जल्दी मत करो कि 1 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है या 5 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है या 10 मिनट में हो रहा है या आधे घंटे में हो रहा है। ये देखा करो कि सर ने हमें इस तरह से समझाया या हमने क्वेश्चन को इस तरह से समझा है,
हमने क्रैम नहीं किया, हमने समझा है क्वेश्चन को कि सिर्फ हमें ये क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना, हम इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है कि इस तरह के आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th। अब ये भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि तभी देखो बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं कि बुक कौन सी करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी को आपको सबसे पहले फॉलो करना चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी पूरे अच्छे से क्लियर है विद एग्जाम्पल्स, तब आप उसके बाद कोई रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो, बट सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी पहली एनसीईआरटी होनी चाहिए। तो फाइंड अ यूनिट होगी, इसमें ना हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी यूनिट वेक्टर के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा ये पहला सिंपल यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन, दूसरा सिर्फ वेक्टर का आ गया, अब तीसरा कुछ हमें वेक्टर्स दिए गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, इन दोनों देखो ए की कोई डायरेक्शन हो सकती है, बी की कोई डायरेक्शन हो सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम उनका सम कर दें, आपको पता है 2 वेक्टर को हम ऐड किस तरह से करते हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो जो भी वेक्टर बनेगा, देखो आपको पता है हम किसी वेक्टर को हम ऐड ऐसे 2 वेक्टर्स को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, आई में आई, जे में जे, के में के को ऐड करके। अब ये कोई तीसरा वेक्टर बन गया। अब इसकी डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो जिसकी भी डायरेक्शन में निकालना है पहले वही वेक्टर निकाल लेते हैं। तो लेट ए वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 5k। अब बी वेक्टर कितना है 2i प्लस j प्लस 3k। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, i में मैं i को ऐड कर दूंगा, j में मैं j 2 और यहाँ पर कितना है 1। मेरे को पहले ही बताया था अगर कुछ नहीं आगे उसका मतलब 1। तो a प्लस बी वेक्टर मैंने निकाल लिया 4i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है। अब इसका एक नेम रख देते हैं, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ताकि मैं बार बार ये ना लिखना पड़े। आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये हमने लिख लिया एक सी वेक्टर। अब हमारे पास एक नया वेक्टर हमें मिल गया। अब इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज गिवन बाय सी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सी वेक्टर तो आपको पता ही है, सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड 16 प्लस 9 प्लस 4। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 29, 16 प्लस 4 प्लस 9 29। तो अब आपको पता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर कितना है हमारा 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइड बाय रूट 29। तो इसको भी अगर आप ढंग से लिखना चाहते हो तो लिख लो 4 बाय रूट 29i 3 बाय 29 बाय इंटू जे कैप 2 बाय रूट 29 के कैप। तो इस तरह से हमने यूनिट वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन में निकाल लिया। अगर तो सिंगल वेक्टर को पहले क्वेश्चन में क्या था सिंगल वेक्टर था तो वो मैं डायरेक्टली निकाल लिया ए वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर क्या है उनके सम के बारे में बोल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में आ जाए कि यूनिट वेक्टर निकालो जिसकी सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसी हो, मतलब सब्ट्रैक्शन इसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकाल दो। ये भी आ सकता है 2a प्लस 3b की मतलब की डायरेक्शन में निकाल दो, 3a माइनस 2b की डायरेक्शन में निकाल दो, कुछ भी आ जाए। सबसे पहले हमें ये गिवन जो वेक्टर है वो निकाल लेना है और उसका नेम रख के उसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकाल लेना है। नेम इसलिए रखा है क्योंकि बार बार यहाँ पर फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब वो बार बार ना लिखना पड़े तो इसलिए मैंने इसको नेम दे दिया c। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th की बात करते हैं। ये बहुत अच्छी है, वैसे ये 10.1 की एग्जाम्पल होनी चाहिए
क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ना 10.1 में हमने डिस्कस किए थे, एनसीईआरटी ने भी वहीं पर डिस्कस किया था, बट उसका कोई क्वेश्चन नहीं था वहाँ पर, यहाँ पर है। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k एंड हैंस कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई पॉइंट है स्पेस में, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, ये 2D सिस्टम है, ये कोई पॉइंट है 2,3, इसको हम ऐसे भी लोकेट कर सकते हैं कि अगर कोई लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है और उसका मैग्नीट्यूड मान लो वो है √13, तो भी हम ऐसा कोई पॉइंट जो है वो लोकेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही ये जो की डायरेक्शन की पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कुछ एंगल बना रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना है वो यहाँ पर हम सीख लेंगे। वैसे मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, ABC या डायरेक्शन रेशियोज़ प्रपोर्शनल टू डायरेक्शन, जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रपोर्शनल ही होते हैं। देखो सब कुछ ये बातें जो है ना ये थ्योरेटिकल हैं। अब मैंने इनको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी 10.1 में, तो तभी बोलता हूँ कि वीडियोस को अच्छे से देखा करो। अगर आप इसको मैं ऐसे बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, इसलिए 10.1 की वीडियो जरूर देखना। अब मैंने यहाँ पर एक नोट डाल के लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट एक्ट एज ए डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट पॉइंट। तो देखो सबसे पहले वेक्टर लिखते हैं, लेट वेक्टर ए कितना है, आपको पता है ये कंपोनेंट फॉर्म है, i प्लस जे माइनस 2k। अगर आपने 10.2 की वीडियो अच्छे से देखी है, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट है P x y z, इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या थी, xi yj z। तो एक्स वाई जेड की कंपोनेंट फॉर्म क्या है, एक्स वाई जेड। तो नाउ इट्स कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे आप मेरे को बताओ। देखो यहाँ पर कितने हैं, आई के सामने क्या है x, यहाँ पर 1, जे के साथ 1, यहाँ -2, तो ये इसके क्या हैं कोऑर्डिनेट्स। तो नाउ कोऑर्डिनेट्स एक्ट एज डायरेक्शन रेशियोज। तो ये डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। तो हमारी डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो कितने आए हैं, 1, 1, -2। तो ये आपके क्या है डायरेक्शन रेशियोज। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो ये भी हो सकता है, देखो ये है 1, 1, -2, ये भी हो सकता है 2, 2, -4, ये भी हो सकता है 3, 3, -6। मतलब इनको मैं सभी देखो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, मतलब ये सभी क्या डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया। वैसे तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज वही होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, बट अगर आपको MCQs वगैरह में कुछ आ जाए कि ये भी डायरेक्शन रेशियो इसके पॉइंट के है या नहीं, तो आप बता सकते हो ये भी इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो मैंने आपको वही बताया, ठीक है, क्योंकि ये प्रपोर्शनल होते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो आपको पता है ये डायरेक्शन रेशियोज है 1, 1, -2। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर कोई P पॉइंट है स्पेस में, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है, L बोलते हैं उसको, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है x/r, y/r, z/r। r क्या है, मैग्नीट्यूड। अब जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है जस्ट आपके नोट्स के लिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने आपको बताया वो आपको लिख के दिखा दिया कि अगर कोई, देखो क्यों लिख के दिखाया, ये पेपर में नहीं लिखना आपको, क्योंकि ना हम डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, और दूसरी बात डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हमने 10.1 में डिस्कस किए थे। तो P अगर कोई पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे, x, y, z। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होंगे, L इज इक्वल टू x/r, y/r, z/r। अब x, y, z तो हमें पता ही है, ठीक है, r को कैलकुलेट करना है। r क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है सिंस ए वेक्टर जो है वो कितना है हमारा, i प्लस जे -2k, जैसे उसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, हैज़ कोऑर्डिनेट्स, आपको पता है कितने हैं, 1, 1, -2। देयरफॉर r मतलब
मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका अगर मुझे निकालना हो। 1 जैसे देखो यहाँ पर कितना एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो आर की वैल्यू कितनी आई 1 + 1 + 4 कितनी आ गई √6। अब आपको पता है वी नो L, M and N are डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। देयरफॉर L की वैल्यू कितनी है x/r। अब x कितना है हमारा 1/√6, m y/r। अब y कितना है आपके पास, सेकंड पॉइंट हमेशा y होता है, 1/√6। n कितना है हमारा z/r मतलब -2/√6। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये आपको प्लीज़ कैलकुलेट करने आने चाहिए। कितने आया 1/√6 1/√6 -2/√6। अब ये आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। कैलकुलेट करने क्यों आने चाहिए, क्योंकि ये हमें 3D में भी हेल्प करेगा, ठीक है, और इसका डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। और इसके पीछे की जो कहानी मैंने आपको वो भी बताई थी, इसको मैंने डिराइव भी करवाया था, एक फॉर्मूला भी करवाया था, आपको याद होगा ये वाला, ठीक है। इसका भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। अब उस एंगल को हमने कैलकुलेट करके कुछ ऐसी डेरिवेशन की थी। आप ये डेरिवेशन 10.1 में चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 10th की बात करते हैं। अब ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है। फाइंड दी वेक्टर ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स 2 3 0 पी कोई पॉइंट है, क्यू दिया हुआ है -1 -2 -4 डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये मैं वैसे ही डायग्राम बनाने की जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और Q ये वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन है और डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे की जो कहानी अब बता दी थी, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ हुआ था। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला, अगर हम A से B जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है PQ वेक्टर। क्यों, क्योंकि हमें P से स्टार्ट होना पहले लिखा है, Q बाद में। अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पीछे से स्टार्ट करेंगे -1 -2 i कैप -2 -3 j कैप प्लस -4 -0 k कैप। जस्ट इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दी और जस्ट पीछे से इसको माइनस कर दिया। अगर ये बाय चांस, चलो बाद में बताता हूँ, पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। कितना आएगा -3 i कैप -5 j कैप -4 k कैप। तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड वेक्टर, ये आपका क्या है आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा। अगर यहाँ पर ये होता, अगर यहाँ पर ये होता कि Q से P, ठीक है, Q से P होता तो मैं क्या करता, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। Q से P तो पीछे से स्टार्ट होता, फिर से 2 -1 3 -2 0 -4 k कैप। तो 3i + 5j + 4k। आप वैसे भी चेक करना, ये 3 5 4 है, ये -3 -5 -4 है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है रिवर्स। और आपको पता ही है कि ये डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन मतलब कि इधर को है। अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ, अगर आप इसको ऐसे मत बनाओ, ऐसे बना लो कि Q यहाँ पर है, P यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, Q से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही बात मैंने आपको बताई है कि जस्ट जिस भी डायरेक्शन में होगा तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। P से Q था तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 11th की बात करते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर्स OP = 3a - 2b and OQ = a + b vector. Find the position vector of a point R which divides the line segment P and Q in the ratio 2:1 internally externally. अगर आप ध्यान से देखो तो हम ना टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने 10.2 में टॉपिक्स पढ़े थे वैसे ही हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। लास्ट था वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब वीडियो में सबसे लास्ट टॉपिक था
सेक्शन फॉर्मूला का, तो ये वही क्वेश्चन है। तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि दो तरह के डिवाइड होते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली। ये डायग्राम भी बनाई थी, तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, डायग्राम भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप एम और एन में गड़बड़ जो है वो कर सकते हो। सबसे पहले जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। अब देखो ये वो डायग्राम है, आपको पता है ये ओपी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है 3a - 2b। ये ओ क्यू वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब r इसको डिवाइड कर रहा है। अब रेशो मैंने जानबूझ के नहीं लिखी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा कितना इंटरनली, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हम फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रहे हैं। तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली की डायग्राम आपको पता है इसी तरह से होती है, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि P एंड Q 2:1, P पहले है तो मतलब ये 2 है और ये 1 है। प्लीज़ समझने वाली बात यही है, अगर यहाँ पर P Q 1:2 दिया होता तो 1 यहाँ पर लिखता, 2 यहाँ पर। अब Q और P लिखा होता तो Q जो नंबर पहले है उसकी रेशो पहले है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब आपको आपका फॉर्मूला पता है, अब आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले को अपने मन में रखना है, इसको फॉर्मूले को लिखेंगे नहीं। तो ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर। अब अगर आपको वैसे याद रखना है, हमको बताया था m को इसके b से, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर a प्लस b वैक्टर से, प्लस 1 को इधर वाले से 3a - 2b वैक्टर से, डिवाइड बाय 2 + 1। तो विच इम्प्लाइज आर वेक्टर कितना आ गया, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइड बाय 3। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन है, तो 2b - 2b नॉर्मली हम कट कर देते हैं, क्योंकि 2b - 2b कितना होगा, 0 वेक्टर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 2a + 3a कितना बन गया, 5a वेक्टर बाय 3। तो ये उस आर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर हैं जो हमारी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में, 5a वेक्टर बाय 3। तो देखो कितना इजी है। मैंने इसको टॉपिक को समझाने में काफ़ी टाइम लगाया था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी करवाई थी। अब फॉर्मूले से देखो कितना ईजिली क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम एक्सटर्नली डिवाइड करना है, उसकी डायग्राम नेक्स्ट पेज पे आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो वही पॉइंट R जो है हमारा, यहाँ पर इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मैंने आपको एक्सटर्नल के बारे में अच्छे से समझाया था कि कोई पॉइंट बाहर से कैसे डिवाइड करता है। अब ये उसकी डायग्राम है। अब फिर से मैं रेशो नहीं लिखी, आपको पता है P पहले लिखा है, तो P की हम R से रेशो जो है वो कितनी लेंगे, मतलब ये जो लेंथ होगी ना, ये टोटल लेंथ कितनी होगी 2, और ये R की Q से लेंथ कितनी होगी 1, ठीक है। अब फिर से मैंने आपको बताया था फॉर्मूला और डायग्राम दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ओ आर वेक्टर मतलब आर वेक्टर कितना लिखेंगे, ध्यान से देखो, m को मैंने b से मल्टीप्लाई किया, n को इधर a से, ऐसे याद रखना आप, n को इधर a से मल्टीप्लाई किया। तो 1 को हम किससे करेंगे, इससे, 2 को a + b से, 2 को a + b वेक्टर से, माइनस n मतलब 1 को इधर 3a - 2b से, नीचे कितना लिखेंगे हम 2 - 1। तो r वेक्टर कितना आएगा, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब नीचे 2 - 1 कितना आएगा 1, ठीक है। अब r वेक्टर 2a - 3a कितना आएगा -a वेक्टर, ये तो बहुत सिंपल सा है, प्लस 4b। अगर इसको मैं NCERT के जैसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, 4b - a वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों डिवाइड कर लिया। अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि जो मुश्किल पार्ट है ना वो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से सीख लिया कि कोई पॉइंट इंटरनली पता ही है हमें किस तरह से डिवाइड करता है, एक्सटर्नली किस तरह से डिवाइड करता है। मैंने आपको यही समझाया था कि बेसिकली हम रेशो चेक करते हैं R की P से, R की Q से, ठीक है। सेम यहाँ पर R की P से, R की Q से रेशो ही हम चेक करते हैं। तो आप प्लीज़ बेसिक्स को मत छोड़ा करो। बेसिक जब आपके क्लियर होते हैं तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं, और कंसेप्ट जब अच्छे से क्लियर होते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो आज की वीडियो की हमारी ये लास्ट एग्जांपल है, शो दैट द पॉइंट्स A
2i माइनस जे प्लस के, बी आई माइनस 3j माइनस 5k एंड सी 3i माइनस 4j माइनस 4k आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली हमें ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 पॉइंट्स गिवन है हमें, पॉइंट्स समझते हो ना, जैसे हमने स्पेस में कोई पॉइंट लिया था, तीन ऐसे ऐसे करके 3 पॉइंट्स है हमारे पास। अब मुझे नहीं पता कि कैसे होंगे, 3 पॉइंट्स हैं मान लो स्पेस में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, 2 माइनस 1 1, मतलब ये पॉइंट कुछ ऐसा होगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ ये कैसा होगा, 1 माइनस 3 माइनस 5, ये 3 माइनस 4 माइनस 4, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रूव करवानी है। वर्टिसेस का मतलब होता है पॉइंट है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ना ऐसी होती है, इसमें 2 खास बातें होती हैं। एक तो इसमें एंगल 90 होता है, अगर हम ये एंगल 90 प्रूव कर दें किसी ट्रायंगल में तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। बट एंगल का हमने अभी तक कुछ सीखा नहीं है, वो आगे जाके हम 10.3 और 10.3 में सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अभी हमारे पास एंगल का कंसेप्ट तो नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपको 10.3 में भी शायद आएगा आगे जाके। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने लेंथ वगैरह निकालनी सीखी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक और अच्छी बात होती है, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है ये ऐसा कुछ होता है, अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो हम यहाँ पर वही करने की कोशिश करेंगे। तो अब मुझे ये नहीं पता, अब देखो मैं डायग्राम नहीं यहाँ पर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये ए होगा, ये बी होगा, या ये सी होगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रफ में बना के, जैसे ए बी सी मैंने बना लिया, हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट लिखते हैं, लेट ए कितना है 2i माइनस जे प्लस की, ठीक है। ये पॉइंट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 2 माइनस 1 1, ये आपको देखने में थोड़ा सा इजी लगेगा। i माइनस 3j माइनस 5k, और b कितना आएगा 1 माइनस 3 माइनस 5, c 3i माइनस 4j माइनस 4k। को पता है ये कंपोनेंट फॉर्म है, मैंने जस्ट इसको सिंपल लिख लिया 3 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखो हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूँ, अब लेंथ कैसे निकाल लेंगे इसकी, आपको पता है हमने 2 पॉइंट्स लिए थे स्पेस में। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, ये 2 पॉइंट स्पेस में है ए और बी। तो अगर मैं इनको मतलब वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर मैं 2 पॉइंट्स को मिला के एक वेक्टर मिल जाएगा तो वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, बी माइनस ए, मतलब 1 माइनस 2 आई कैप माइनस 3 माइनस 1 जे कैप, प्लीज़ माइनस प्लस में गड़बड़ मत करना, माइनस 1 माइनस 5 के कैप, ठीक है। तो मैंने ये वेक्टर निकाल लिया। अब ये वेक्टर मेरे पास कितना आया, माइनस आई, ये कितना आएगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 जे माइनस 6 की। तो मैंने वेक्टर निकाल लिया। अब ऐसा करते हैं, ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाल लेते हैं, बी सी वैक्टर। अब बी सी वैक्टर कैसा होगा, सी माइनस बी, 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस 3 जे माइनस 4 माइनस माइनस 5 के कैप। तो बी सी वैक्टर कितना आएगा 2i, यहाँ पर जो ढंग से लिख देता हूँ, माइनस 4 प्लस 3 जे माइनस 4 प्लस 5 के कैप। तो बी सी वैक्टर कितना आ गया 2i माइनस जे माइनस के कैप। तो भाई मैं वैक्टर्स ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर प्लस 5 आएगा, प्लस 1 आएगा, ठीक है, 5 माइनस 4 1 आएगा। तो 2 वेक्टर निकाल लिए। अब एक और वेक्टर निकाल लेते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। अब देखो इतना काम हमने कर लिया था, ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर। अब सी ए वैक्टर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं ए से बी गया, बी से सी गया, अब सी से ए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे कोई डायरेक्शन इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं आपको अभी बताता हूँ, सी ए वैक्टर मतलब ए माइनस सी, 2 माइनस 3 आई कैप माइनस 1 माइनस 4 जे कैप
1 माइनस 4 के कैप। तो सी ए वेक्टर कितना आएगा, माइनस आई माइनस 1 प्लस 4 जे 1 प्लस 4 के। तो सी ए वेक्टर कितना आ गया, माइनस आई प्लस 3 जे प्लस 5 के वेक्टर। अब देखो हमने तीनों वेक्टर निकाल लिए, अब हमने सिर्फ वेक्टर निकाले हैं। मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो मुझे इनकी लेंथ चाहिए, मतलब मुझे इनकी मैग्नीट्यूड चाहिए। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कुछ भी मुश्किल नहीं है। 1 4 36, तो कितना बन गया ये, √41। अब बी सी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कितना आया, 4 + 1 + 1 कितना आया, √6। ऐसे क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 10th के अंदर भी क्वेश्चन किए होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो 1 + 9 + 25, तो ये कितना बन गया, 35। ठीक है, अब हमने लेंथ्स निकाल ली। अब हमें ये देखना है कि कोई दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल बन रहा है। अब वी नो तो बी सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल लिख सकता हूँ। इसका कितना होगा, √6 का स्क्वायर, √35 का स्क्वायर, √41 का स्क्वायर। तो 6 + 35 इज इक्वल टू 41, 41 इज इक्वल टू 41। तो ये क्या है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम holds, which implies ABC are vertices of right angled triangle। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे, ए बी और सी। तो मैंने ए बी वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का कंसेप्ट यूज़ करते हुए, देखो इस तरह से बोलता हूँ। देखो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स की थी ना, वो कैसी थी, डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला आ गया, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सब कुछ यूज़ हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी यूज़ हो रहा है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स भी यूज़ हो रहा है। तो मैंने वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का यूज़ करके ये निकाल लिया, फिर बी सी फिर ए सी। अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाला और वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम है जो वो होल्ड कर गई। अगर वो होल्ड कर गई मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सी मतलब ट्रायंगल होगी, मतलब किस पर 90 का एंगल बनेगा। आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज है, ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो मतलब यहाँ पर कौन सा पॉइंट बचा, सी। तो सी पर 90 का एंगल होगा। ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी एग्जाम्पल किए हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 एग्जाम्पल्स हमने एक ही वीडियो में कर ली और हमें ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के आसपास टाइम लगा है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये चैप्टर सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होगा आपके सभी चैप्टर्स में से। जस्ट बेसिक्स में हमें टाइम लग रहा है, बट क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व करने में हमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा।